हुए SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के जिला अधिवेशन, इस तृतीय जिला अधिवेशन के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री भोपाल कोहली जी, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे विद्यार्थी जीवन में आज से 1995-96 में हमारे छात्र संघ के समय में हमारे अध्यक्ष भी रहा करते थे, मुझे गर्व है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि भी हैं, माननीय विधायक श्री मनोज तिवारी जी। और आज के हमारे इसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे पूर्व शिक्षक और एक बेहतरीन बजे हुए राजनीतिज्ञ और नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश जोशी जी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित इस शिक्षा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष माननीय भरत भूषण शाह जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय सोहनलाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय संजय भाटिया जी, और पूर्व महामंत्री हमारे माननीय रमेश चंद्रा जी, उपस्थित हमारे प्रांतीय महामंत्री महेंद्र प्रकाश जी, और हमारे आए हुए हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष उधम सिंह नगर से पहुँचे हुए श्री आनंद सिंह विद्रोही जी, पौड़ी से पहुँचे हुए हमारे श्री जगदीश राठी जी, और उपस्थित हमारे नैनीताल के जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र टमटा जी, चंपावत के जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित श्री एमएल सोनियाल जी, बागेश्वर के हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुनील धोनी जी, और उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी एक स्वर में सभी हमारे मंचासीन पदाधिकारी और हमारे सभी अल्मोड़ा जनपद के यहाँ 11 ब्लॉकों से उपस्थित माननीय हमारे सम्मानित समस्त शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं, मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं और सभी को मेरा जय भीम सलाम, सादर अभिवादन भी करता हूं। और आज की इस तृतीय हमारी अधिवेशन है, अधिवेशन का प्रथम सत्र शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के रूप में है। हम इस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के रूप में मैं थोड़ी अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करता हूँ कि हम हाल ही में 26 जून को माननीय विभाग के शिक्षा निदेशक महोदय से मिलने गए थे। तो हमारी एक मांग लेके आई थी कि भाई हमें भी जो है जब जब शिक्षक संगठनों की बैठकें होती हैं उन बैठकों में आप भी हमें यहाँ पर बुलाइए। हम एक मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में हैं, विगत 2007 से लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और जब जब हमारी जो है महत्वपूर्ण सुझाव हमारे यहाँ पर होते हैं लेकिन हमें जो है आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो उनका एक प्रश्न उन्होंने उठाया था। उन्हें कहा था कि जब आपके इतने संगठन है यहाँ पर, प्राथमिक है, माध्यमिक में है, तो आपकी ऐसी कौन सी मांग छूट जाती है जो अब हम आपको बुला लें। उन्होंने कहा आपकी मांगे तो लगभग सभी शिक्षक संगठनों की वही बात आती है। मैंने कहा सर पहली बात तो है कि जैसा संगठन हमारा है पूरे शिक्षा विभाग में वैसा संगठन कोई भी नहीं है। उसका कारण क्या है? मैंने कहा हमारा संगठन जो है वो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के शासकीय अशासकीय शिक्षकों का संगठन है। क्या विभाग में इस प्रकार का कहीं कोई संगठन है? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे कई मांगें ऐसी होती हैं, कई हमारी समस्याएं ऐसी होती हैं, आपने संवैधानिक स्तर पर अलग से आयोग बना रखे हैं, अलग से विभागीय मंत्री बनाते हैं आप, तो संगठनों में हमने संगठन बना लिया तो बहुत सी हमारी ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो सामान्य संगठनों के सामने नहीं आ पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, पूर्व में हमारे शिक्षकों को जो है जितने भी, जब हमारे यहाँ ट्रांसफर एक्ट नहीं था तो अधिकांश दुर्गमों की स्थिति उठा के देख लीजिए, सब दुर्गम विद्यालयों में हमारे शिक्षक मिलेंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद जब जहाँ शिक्षा दूरस्थ क्षेत्रों में काम करता है तो वहाँ पर उसको जो है भेदभाव, ये सामाजिक भेदभाव, कमरा नहीं मिलने की समस्याएं, बहुत सी अपनी सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उस समय हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। जब उसके साथ कहीं पर अन्याय अत्याचार होता है तो वो अकेले उसके जो है उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं होता, तब हमें यहाँ पर संगठन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इस संगठन की हमें जो है सबसे बड़ी जरूरत तब महसूस हुई जब हमें किसी एक विषय को 2012 में लेके पदोन्नति में आरक्षण अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई के लेके सामने आए, तो उस समय जो है हर संगठन ने अपना जातीय रंग दिखा दिया। जातीय रंग दिखाने का मतलब था कि संगठन बनते हैं सभी सदस्यों की हितों की रक्षा के लिए बनते हैं, लेकिन तब वहां पे एक तरफा फैसला हो गया कि पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में सब विद्यालय बंद कर दिए जाएं। तो उस दिन हमें एहसास हो गया था कि वास्तव में जो सामान्य संगठन है, मान्यता प्राप्त संगठन है, वो जब चुनने वाली बात आती है तो अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो उसी समय हमारे बहुत से संगठनों ने त्यागपत्र देके अपना एक नया संगठन बना लिया, तब जाके हम इसके अतिरिक्त हम अपने वेतन भत्तों, अपनी सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, उसको तो हम माननीय कोर्ट और संवैधानिक न्यायालय के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है इस समाज के शिक्षा की, जो दुर्गति इस शिक्षा व्यवस्था की हमारे यहाँ पर हो रही है,
आप देख लीजिए, हमारे बैठकों में देख लीजिए, हमारे मांग पत्र में देख लीजिए, शिक्षकों से ज़्यादा समस्याएं हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं की बात करते हैं हमारे पास, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक सामाजिक सोच के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस समाज का 90% बच्चा आज हमारे सरकारी स्कूलों में है। सरकारी स्कूलों की क्या दुर्गति है हम इस बात से वाकिफ़ हैं। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया, बिल्कुल हम आपको अगर कहीं बैठक होंगी तो जरूर बुलवाएंगे। और एक बात जो है, उन्होंने यह भी कहा कि आप एक बार राजनीतिक तरीके से इस पर आदेश करा दीजिए, हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम बताते हैं, शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का मामला है, तो आज किस स्थिति में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2020-21 के अनुसार हमारे यहाँ पर केवल 80 के 53% प्राथमिक विद्यालयों में हमारे बच्चे 80 के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 80 का कर ले, लगभग उसमें अपनी संख्या से ज़्यादा, जबकि संख्या हमारी बताती 20% है, लेकिन स्कूलों में कितने हैं? लगभग 60% बच्चे इस समाज के हैं। और जो अगर यहाँ से देखते हैं तो इंटरमीडिएट आते आते वो संख्या गिर के लगभग 20% तक आ जाती है। तो यहाँ की बाकी बच्चे कहाँ गए? 40% बच्चे बीच में कहाँ गए? तो ड्रॉप आउट हो गए हैं। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन ऊपर आते आते स्थितियाँ बिल्कुल खत्म हो जा रही हैं। और इसके लिए जो है, और उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का देखें, पीजीआई सर्वे आया 2021-22 का सर्वे आया, जिसमें 37 राज्यों में उत्तराखंड की जो स्थिति थी, पोजीशन थी, 37 राज्यों में 35वां स्थान हमारे उत्तराखंड राज्य का रहा, जो बताती कि कितनी पुअर कंडीशन हमारे शिक्षा व्यवस्था की है। उसके बाद हम देखें कि अब क्या सुधार हो रहा है शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए इसी सर्वे में आया है कि 50% बच्चे भी जो है नेशनल अचीवमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 50% पास नहीं हो पाए हैं। क्या स्तर है? 11,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं पूरे प्रांत में शिक्षकों के, जिसमें से हमारे 1385 इंटर कॉलेजों में लगभग 1100 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। अधिकांश 60% विद्यालय हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं। तो उसके बाद अभी हाल ही में एक जो है शर्मनाक विभाग से हमारे पास एक आदेश आया। उस आदेश में ये आदेश आया कि एक भैया बताइए, हमें सुझाव दीजिए कि हमारे जो विवेकानंद विद्यालय हैं उनका परीक्षा फल राजकीय विद्यालयों से बेहतर क्यों हो रहा है। अरे भैया, आप परीक्षा में तुलना कर रहे हैं तो तुलना आप जो है धरातल पर क्यों नहीं करते हैं? आपका तुलना जो होती है समान लोगों के बीच में होती है, समान संस्थाओं के बीच में होती है, असमान संस्थाओं के बीच में नहीं होती है। विवेकानंद तुलना जो है विद्यालयों से राजकीय विद्यालयों की तुलना की जा रही है, और वो भी मात्र किस आधार पर तुलना की जा रही है? परीक्षा फल के आधार पर। एक तरफ यह तो सीधे तरीके से आप जानते हैं, बिन संस्थाओं के अगर एक दिन राज्य चला के देख लीजिए, बिना मुख्यमंत्री के चला लीजिए, बिना विभाग के जो है मंत्री के विभाग को चला के देख लीजिए, लेकिन आप तो हमारे यहाँ 90% स्कूलों में कहीं भी प्रिंसिपल नहीं है, हेड टीचर नहीं है, और अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल चल जाएंगे। प्राथमिक से लेकर यहाँ तक इतने बड़ी संख्या में 11,000 पद रिक्त हैं हमारे, और आप समझ रहे हैं कि ये चल जाएगा। और ऊपर से शिक्षकों के पास हमारे कितने काम दे रखे हैं, लगभग गिनती गिनाऊंगा नहीं, समय बहुत 29 कार्य हमारे पास ऐसे हैं जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जिनमें अधिकांश शिक्षक का समय लगता है, और लास्ट में मुझसे पूछ लिया जाता है भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। अतः में सही बात यह है कि शिक्षा मात्र जो है आज स्थितियां ऐसी बना दी गई है कि सरकारी क्षेत्र को हतोत्साहित किया जा रहा है, उसको बार बार अपमानित किया जा रहा है। अगर यही देखें, जब आज़ादी के बाद था, आज़ादी के बाद जीआईसी अल्मोड़ा यहीं की बातें हैं, सबसे बेहतरीन स्कूल हुआ करता था जीआईसी का स्कूल, बड़े से बड़े अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। तो अचानक ऐसी स्थितियाँ क्या आ गई कि आज जीआईसी की स्थितियाँ लचर हो गई हैं। पूरे गवर्नमेंट स्कूल, आज हम लोग अधिकांश लोग हम सब गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। अचानक सरकारें भी वही थी, संविधान भी वही था, लेकिन आज क्यों हो गए? तब तो ये बेहतर स्कूल हुआ करते थे। ये नियत शिक्षा व्यवस्था में नहीं, नियत सरकारों के खोट में है। उसके सबसे बड़ा कारण मुझे ये दिखाई देता है, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते समय सबकी स्थितियां बिल्कुल आर्थिक स्थितियां कमजोर थी। जो इस समाज का अगड़ा हुआ समाज था, वो चाहता था कि शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार करे, रोजगार की व्यवस्था भी सरकार करे, और हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी भी सरकार ले। और इन परसों में सबसे बात होता है, अगर कोई कानून बनता है, कोई सुविधाएं जुटाई जाती हैं, तो सबसे पहले उस सुविधाओं का फायदा वही समाज लेता है जो अगड़ा समाज होता है। आज़ादी के उस दौर में इन सुविधाओं का संविधान द्वारा, राज्य द्वारा संचालित इन सुविधाओं का सबसे ज़्यादा लाभ जो उठाए समाज के अगले वर्ग ने उठाया, और अपने 30-40 सालों में अपने लिए बहुत अच्छी आर्थिक स्थितियाँ बना ली। उस स्थिति के बल पर अपने बच्चों के लिए स्वयं से एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दिया, नया रोजगार के लिए स्वरोजगार खड़े कर दिया अपने अपने स्तर पर। और हॉस्टल के लिए अगर पैसा आ गया, आपके पास अच्छा आ गया, तो आपको हॉस्टल की जरूरत भी नहीं है। और जब आपने अब ये व्यवस्था शुरू कर दी, अब बात कही जा रही भाई अब सरकार का काम सार्वजनिक संस्थाओं को चलाना नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना नहीं है, इसको निजीकरण किया जा रहा है। जब पढ़ने की बारी, अब समाज यह जागरूक हो रहा है
जब आपने कहा कि जो है 100% शिक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था मात्र द्वितीय दर्जे की शिक्षा दी जा रही है। अनिवार्य शिक्षा विधेयक तो हम ला गए, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा उससे बहुत दूर है। ये बेरोजगार पैदा करने वाली हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो आदमी को उत्पादन कार्य से भी दूर ले जाती है, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर उस पर जो है बिल्कुल शून्य हमारी स्थितियां बनी हुई है। ऐसी व्यवस्थाओं में हम काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये हमारी केवल अपने संवैधानिक हितों रक्षाओं के लिए नहीं, हमारी जो है जिस समाज के लिए हम बाबा साहब को मानते हैं, तो उनका एजेंडा, उनका काम था सामाजिक न्याय के लिए काम करना। दिन रात किसी महापुरुषों का गुणगान करने की अपेक्षा हमें इस बात के लिए काम करना होगा कि उनकी सोच क्या थी, वो चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे। आज संस्थाएं, बाबा साहब क्या यही चाहते थे कि पूरे देश में हर संस्थाओं का निजीकरण हो जाए? क्या यही चाहते थे कि जो है लगातार सार्वजनिक संस्थाओं को उनकी प्राथमिकता यही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और खाद्यान्न की जिम्मेदारियां सरकार ले? लेकिन आज सरकारें इससे मुंह मोड़ रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो हमें बड़ी उम्मीद जागी थी सरकारों से। उसमें उन्होंने कहा था कि आज तक जो भी हुआ था, जो है पूर्व कोठारी कमीशन ने भी उसी समय कह दिया था कि अपनी जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन लचर व्यवस्थाओं के चलते आज तक नहीं हो पाया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें लगा था कि शायद बड़ी उम्मीद के साथ जब हमने उसका अध्ययन किया, बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए गए थे, बहुत अच्छे सपने दिखाए, तो मुझे भी लगा कि वास्तव में अब सरकार बड़ी गंभीर हो गई है। लेकिन इस बार का बजट देखा, शिक्षा पर 2.5% खर्च कर रखा है, और आप बात कर रहे हैं 6% की, और इस बार जो है 2.5% आप शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। 2014 से यहाँ तक का आप आंकड़ा उठा लीजिए, हमारे जो है जितने भी स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं, स्कॉलरशिप में 53% की गिरावट कर रखी है। 2014 से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सीधे मना तो नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि बच्चा चाहते हुए भी अभिभावक कह रहा है बस हमारे बस में नहीं है। आप जो है 900 रुपया स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चे का 1000 रुपया उसकी प्रोसेस में खर्च हो जा रहा है। और एक नया आदेश कर रहा है कि फेस स्कैनिंग का बना दिया। जिन गांव में आज हमारे 80% स्कूलों में आज नेटवर्क का काम नहीं करता, और आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन शिक्षा की बात करिए और ऑनलाइन स्कैनिंग कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए बच्चों का। और बहुत से बच्चे जो है लगातार जो है पिछले साल समाज कल्याण विभाग ने अपना आंकड़ा किया था कि छात्रवृत्ति के आवेदन करने वालों की जो है 54% की गिरावट आ गई है। ये गिरावट कोई फर्जी लोग नहीं थे, सरकारी स्कूलों में नहीं होता है फर्जी का। जितने भी जो है छात्रवृत्ति के जो आंकड़े पाए गए हैं, वो सब आंकड़े वो प्राइवेट कॉलेजों के हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं। सरकारी मामले उसमें कहीं पर भी घोटाले वाले मामले नहीं आए, भ्रष्टाचार के मामले नहीं आए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तय होती है, डरते हैं, वो जिम्मेदार है किसी के प्रति। लेकिन उसका नुकसान आज हमारे जो जरूरतमंद बच्चा है उसको भरा। 2-2, 3-3, 4-4 बार लोगों ने फार्म भर दिया, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई। तो ये स्थितियां हमारी हैं। और अब जो है अभिभावक भी, छात्र भी जरूरतमंद होने के बाद भी इतना निराश हो गया, वो आवेदन नहीं कर रहा है छात्रवृत्ति के लिए। मेरा कहने का माध्यम यहाँ पर है कि आज हमारे यहाँ पर विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि समाज की समस्याओं को विधानसभा में भी उठाया जाए। यही समस्या है हमारी। इससे पहले लगातार हम देख रहे थे पिछले 3-4 वर्षों से, जब से यहाँ से 2019 के बाद नया रोस्टर बनाया गया है, उस रोस्टर में लगातार 80 का कोटा लगातार न्यून दिया जा रहा था। कई विभागों में 210 पद निकल रहे थे, लेकिन जो है 2 पद 80 को दिए जा रहे थे। 100 पद निकल रहे हैं, एक पद भी जो है 80 को नहीं दिया जा रहा था। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि रोस्टर में आपका पद जो है पहले से भरा हुआ है। तो रोस्टर को इस तरीके से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि रोस्टर में आपका पद भरा हुआ है, तो जब बहुत सी विज्ञप्तियां इकट्ठी की गई, आंकड़े इकट्ठे किए गए, उनका विश्लेषण किया गया, आरटीआई लगाया गया, तो उसके बाद जाना गया कि ये वास्तव में जो है खोखले दावे थे। इस प्रश्न को हमने मार्च में उठाया, पूरे सभी प्रदेश के सभी विधायकों को दिया। जो आरक्षित समाज के होने को संविधान सबको देता है जिम्मेदारी। आप भी हमारे किसी भी वर्ग समाज के हैं तो संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी सभी विधायकों की है, जितने सभी माननीयों की है, लेकिन उनकी ज़्यादा है जो वहाँ पर इस समाज की बात लेके बैठे हुए हैं। हमने सबको जो है सत्ता विपक्ष सभी को एक समान दिया। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि माननीय जो है हमारे नेता विपक्ष जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी ने इस मामले को उठाया। उनके पास हमारा संज्ञान पहुंचा। उनके पीए के माध्यम से मेरे लिए भी फोन आया कि मैं आपके प्रश्न को यहाँ विधानसभा में उठाना चाहता हूँ, मुझे आप डिटेल दीजिए, मुझे प्रश्न बना के दीजिए, इसका आंसर भी बना के दीजिए। तो उसके बाद हमने पूरी डिटेल में जानकारी उनको उपलब्ध कराई, और मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से। आप उनके विधायक बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उनके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष महोदय का आभार करता हूँ कि उन्होंने उस प्रश्न को, बिल्कुल हमारी प्रश्न को विधानसभा में उठाया, और उठाने के बाद जितनी विज्ञप्तियाँ जारी हुई मैं देख रहा हूँ पूरा रोस्टर का पालन कर रहे हैं। यानी कि जब तक हम बैठे रहते हैं तब तक जो है जागरूक होना बहुत जरूरी है साथियों। अब ये बात हमारे लिए ठीक है, जब से हमने प्रश्न उठाया, नेता प्रतिपक्ष में प्रश्न उठाया, आपकी विधानसभा की कार्रवाई में प्रश्न आ गया, आप रिस्पॉन्सिबल उसके लिए हो गए हैं,
लेकिन जो अभी तक उसकी जांच का क्या होगा, जो आपने इतना ये काम कर रखा है उसकी स्थितियों का क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। अभी बात में कर रहा था छात्रवृत्ति की, आपने आवेदन कर रखा है, हमने एक बात फिर कर रखी है उनसे कि भाई आप लोगों को ये प्रश्न भी उठाना होगा। सरकार ने अपना तर्क दिया, नेशनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को तर्क दिया कि आपने 37 राज्यों में, उत्तराखंड आपका 35 राज्यों में कैसे आ गया, इतना पिछड़ कैसे गया। उसमें भी 2 राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आपसे पिछड़े हुए हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो राज्य मात्र आपसे पिछड़े हुए हैं। हम देवभूमि कहते हैं, आपको देवभूमि का मतलब आपको अगड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा में इतने कैसे पिछड़ गए आप। 37 राज्यों में 25 में। तो उन्हें शिक्षा मंत्री जी ने हमारा उन्होंने तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि सर हमारे वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम पिछड़ गए। आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आपने बहाना बना दिया, तर्क दिया कि हमारे पास नेटवर्क का जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप इस देश की, इस प्रदेश की जनता से, उस गरीब नागरिकों से कहते हैं कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरिए 100%, उस समय आपको ध्यान नहीं आता है। जब आप कहते हैं कि हमारे पास, तो भाई आपके अपने दावे के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए हम पिछड़ गए, लेकिन आप छात्रवृत्ति वाले बच्चे भरने वाले बच्चे से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है तो कैसे भर रहे हैं। तो सीधे एजेंडा साफ है। कल ही एक आदेश आया है, लगातार इस समाज के तो लोगों को तो जो है एक बार में तो इसको भली कोर्ट के माध्यम से इसको लागू कराया गया, समाज को तोड़ने वाला आदेश है। फूट डालो राज करो नीति राजनीति का हिस्सा बन रही है, जो है सामाजिक न्याय का प्रश्न राजनीति का हिस्सा बन रही है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो जो है लगातार मैं देख रहा था कई नेतागण यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए लोग कह रहे थे कि भाई 80 और 80 समाज का जो है, जो अगड़ा वर्ग है वो उनका लाभ ले रहा है, जो गरीब पिछड़ा हुआ है वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वही उठा पा रहा है उसका फायदा। अब मैं बात कीजिए, आज भी जो है हायर एजुकेशन में 80 और 80 का कोटा पूरा नहीं है, हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। मात्र जो है 7% तक 7% सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पड़ा हुआ है। टेक्निकल डिपार्टमेंट जिसमें है वहाँ पर पूरा पर्याप्त कोटा नहीं है, सब पद रिक्त पड़े हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका कहना है कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, है नहीं, उचित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। जब इस आप जिसको आज क्रिमिनल कह रहे हैं, अगर वो नौकरी पेशा आदमी अगर आपके पास है और वो अपनी जो है उसको शामिल करके भी आप जो है विशेषज्ञ पदों को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जब आप उसको बाहर कर लेंगे तो आपके पास कौन रह जाएगा। तो आपकी नीयत साफ है। ठीक है, हम मानते हैं कि समाज का जो है सभी वर्गों को सामाजिक न्याय की प्राप्त, लेकिन यह स्थितियां तब होनी चाहिए जब आपके वहाँ 100% बैकलॉग पूरा हो चुका है हर पदों में। अब बारी आनी चाहिए कि भैया अब कहीं पद नहीं है, किसी विभाग में पद नहीं है, टेक्निकल पद नहीं है, अब जो है अब बारी आती भाई नीचे वालों को हम मौका दें, नीचे वालों को स्थान देना चाहिए, अब उनकी बारी है। लेकिन आपने कहीं कोटा पूरा किया नहीं है। इस प्रदेश में ही हजारों पद हमारे रिक्त पड़े हुए हैं, पहले आप उनको भरिए, तब जाके ये बात आनी चाहिए कि भाई हाँ हम क्रिमिनल लागू करें, तब ये देखें। तो इससे जो है ये पता चलता है कि स्थितियाँ कैसी हैं, हमारी सामाजिक न्याय की ये स्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं। तो आज हमारी चिंता का प्रश्न यही शिक्षा है, पूरी व्यवस्था है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हो, कैसे शैक्षिक उत्थान हो। और शैक्षिक उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक गवर्नमेंट संस्थाओं को हम सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत न करें। अभी तो जो है लगातार निजीकरण की प्रक्रियाएं लगातार बढ़ रही हैं और लगातार जो है सार्वजनिक क्षेत्र को हतोत्साहित किया जा रहा है। जबकि आज देखें पूरे देश भर में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले कौन हैं? नवोदय विद्यालय हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। सेंट्रल स्कूल दूसरे नंबर पे हैं जो सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। IIT गवर्नमेंट IIT सबसे अच्छे हैं, मुंबई IIT है, दिल्ली है, सबसे अच्छा जो है। IIM गवर्नमेंट IIM जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ये भी तो गवर्नमेंट है। मैं प्रश्न सोचता हूँ कि भाई अगर आप गवर्नमेंट संस्थाएं गलत हैं, अकर्मणीय हैं, नाकाम जो है निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो निकम्मे होने चाहिए थे। तो इसलिए क्यों हो रहे हैं? नवोदय में जो है क्यों सर्विस क्लास भी लगातार अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाह रहा है? हर किसी की को जो है चॉइस क्यों है कि मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेजों में मेरा बच्चा पढ़े, IIM में गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े, IIT में मेरे बच्चा पढ़े। तो आपको सोचना चाहिए, यही सोच हमारी प्राइमरी स्कूल के बारे में क्यों नहीं आ पा रही है, माध्यमिक विद्यालयों के गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में क्यों नहीं आ पा रही कि यहाँ भी हमारा पढ़े? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि इसके खर्च को, प्राइमरी एजुकेशन माध्यमिक एजुकेशन के खर्च को तो हम वहन कर सकता है, ये समाज का जो पैसे वाला वर्ग है वहन कर सकता है। लेकिन उसी को अगर हम ऊपर लेवल पर IIT में कर दें, मेडिकल कॉलेज में कर दें, IIM में कर दें, वो इसका पैसा वहन नहीं कर सकता है। वो चयन अपनी सुविधा के अनुसार करता है कि कहाँ प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, कहाँ गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर संस्थाएं निकम्मी है तो सब संस्थाएं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये अपने मन से हमें धारणा निकालनी चाहिए, सरकारों को भी बताना है कि गवर्नमेंट संस्थाएं निकम्मी नहीं होती हैं, बल्कि आपकी नीतियाँ निकम्मी बनी हुई हैं। जो आप जो है लगातार सरकारी क्षेत्रों को, आपकी नीयत सही नहीं है।
अगर आप भरना चाहते हैं तो आज भी जो है हमने जो है अपने लगातार ज्ञापन में लगातार मांग भी कर रखी, भाई सबसे पहले आप हमारे जो है जितने भी प्रतिशत जो है 100% पदों को भरना शुरू कीजिए लगातार। आज जो है गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बुरी हालत इसलिए है, जो सक्षम है वो उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बच्चे वहाँ नहीं हैं, लेकिन सामाजिक सोच भी ख़त्म है, समाज के लिए बोलना नहीं चाहते हैं। और जिनके बच्चे वहाँ हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने पिसे हुए हैं, अपनी समस्याओं से इतने घिरे हुए हैं कि उनको बोलने की फुर्सत नहीं। अगर बोल भी देते हैं तो उनकी आवाज़ में उतनी ताकत नहीं कि सत्ता तक पहुँच सके, सत्ता को बेचैन कर सके। तो सत्ता बड़े कंफर्ट जोन में है सत्ता। तो इसलिए हमारी जब हम जहाँ भी हैं ये हमारा नेक कार्य है। मुझे गर्व है कि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं एक सवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए हमें वेतन मिल रहा है और समाज कार्य कर रहे हैं, तो नेक कार्य है। आज जितने भी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा सब शिक्षकों से अपने साथियों से अनुरोध है, अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा बढ़ के काम कीजिए। शिक्षक न केवल विषय ज्ञाता नहीं होता है, वो छात्र का पूरा मार्गदर्शन करने वाला भी होता है, उसका करियर काउंसलर भी होता है, वो उसका अच्छा गाइड भी होता है, उसको सामाजिक बुराई से दूर रखने वाला भी होता है। तो हमें पूरी तरीके से एक छात्र की जिम्मेदारी की नौकरी करने के साथ साथ उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन जब देखते हैं कि इन विद्यालयों से निकलने हुए हमारे छात्र, विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे का भविष्य क्या है, तब चिंता और बढ़ जाती है। हमें क्या चिंता बढ़ जाती है कि ये बच्चे जाएंगे कहाँ। आज जाते हैं होटलों ढाबों में निकलते हैं हमारे विद्यार्थी निकलते हैं। पहले से सरकारी स्कूलों का लगभग जो है क्लास जो है ग्रेड 3 के और ग्रेड 4 के पढ़ों में लगातार एकाधिकार गांव के बच्चों का हुआ था, गवर्नमेंट स्कूलों का हुआ था आर्मी में, पुलिस में। लेकिन अब यहाँ भी जो है एकाधिकार निजी स्कूलों का और मिडिल क्लास फैमिलीज का होने लग गया है। ये चिंता का प्रश्न है। उस बच्चे के लिए आगे जाने के कोई अवसर हमारे पास नहीं है। तो साथियों, इसलिए हमें इस बात के लिए चिंतित होना पड़ेगा, शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के लिए चिंतित होना पड़ेगा, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए काम करना पड़ेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह कार्य करने का अवसर हमें मिला है। और समाज की दशा, अब जब से हमें इस संगठन की यह जिम्मेदारी मिली है कि काम करने की, कि क्या गया है ये कार्यकाल विगत वर्ष में अल्मोड़ा में ही यह अधिवेशन हुआ था 2022 सितंबर 28 सितंबर 2022 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो पहली बार हमारी कोशिश ये रही थी कि अभी तक संगठन में हमारे जो भी संगठन के कारण हमने बता दिए क्यों बने, लेकिन संगठन में वही बात लगा कार्यकारिणी हस्तांतरण वाली बात हुई थी। कभी हम चिटफंड के माध्यम से, कभी लॉटरी के माध्यम से चयन कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है आम शिक्षक की कोई भूमिका नहीं बन पा रही थी। शिक्षक आ रहा, देख रहा तमाशा, बस कौन अध्यक्ष बना, कौन महामंत्री, कौन हमारा प्रतिनिधि बना, ये देखते हुए चुपचाप मूक दर्शक बन के चले गए। लेकिन तब से शिक्षक की भूमिका, हम चाहते थे कि शिक्षक की भूमिका तय होनी चाहिए। जो भी यहाँ प्रतिभाग करने आ रहे हैं उनकी भूमिका तय होनी चाहिए कि हाँ, इन प्रतिनिधियों को बनाने में मेरी भी कोई भूमिका रही है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी कोशिश थी कि ओपन चुनाव हो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो निर्वाचन कतई गलत नहीं है, चयन का सबसे बड़ा माध्यम निर्वाचन है, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। हमारे अंदर दुबाने एक दिन स्वस्थ जनमत और स्वस्थ सोच के साथ हमें चयन करना चाहिए। तो जो ही आप लोगों ने मौका दिया, तो मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं राजनीति जो है छात्रों के रूप में, लेकिन सब लोगों की बड़ी इच्छा रही कि हम आगे हैं। ठीक है, आपने आगे आने के बाद अवसर भी दिया है, 2-3 सालों के लिए अवसर दिया, उसके बाद हमने इस दायित्व को निभाया। तो पहली स्थितियाँ ये थी 2013 से लगभग कहीं पर भी कोई संगठन बने हुए नहीं थे, औपचारिक तरीके से कहीं नहीं बना हुआ था, और न इसका बायलॉज अपडेट था। बायलॉज अपडेट किया गया सबसे पहले, जब पता चला कि हमें बायलॉज अपडेट नहीं है। बायलॉज अपडेट की जटिल प्रक्रिया में 4-5 महीने इसी में लगे। उसके बाद सबसे पहले कुआं मंडल का अधिवेशन पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। आयोजित करने के बाद बहुत बेहतरीन अधिवेशन, आप लोगों के सहयोग से 1200 से भी अधिक शिक्षकों ने वहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ में अधिवेशन किया। उस समय हमारे माननीय विधायक चुफाल जी वहाँ पर जो है उस समय हमारे माननीय मुख्य अतिथि रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही अनुशासन, इतना बढ़िया अधिवेशन देख के उन्होंने कहा कि मैं अनुकरणीय ऐसा अधिवेशन में पहली बार प्रतिभाग कर रहा हूँ जिसमें इतने शांतिपूर्वक तरीके से अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बड़ी प्रशंसा आयोजित की थी। उसके बाद अगला अधिवेशन हमारा गढ़वाल मंडल का देहरादून में हुआ था। इसमें भी जो है ये अधिवेशन होने के बाद बहुत अच्छी भूमिका, 1500 से भी अधिक शिक्षकों ने उसमें प्रतिभाग किया था। उसमें भी जो है शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही थी, सभी की भूमिकाएं रही और नई कार्यकारिणी निर्वाचित हुई। उसके बाद जिला अधिवेशन की प्रक्रिया बागेश्वर से शुरू हुई, पिथौरागढ़ में अधिवेशन हो गया, टेहरी में अधिवेशन हो गया, कई जिलों में प्रस्तावित अधिवेशन रखे, और आज अल्मोड़ा जिला अधिवेशन भी जो है ये इसी प्रक्रिया से आयोजित होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। एक नई परंपरा हमने की कि इस संगठन को सबसे बड़ी बात ये, हमने अपने इसको राजनीतिक एप्रोच से बाहर निकालने का प्रयास किया। हमारी सोच, हम जैसे लोगों की, बहुत से लोगों की सोच थी कि कोई भी संगठन हो वो राजनीतिक छाया से बाहर निकले। राजनीतिक छाया, क्योंकि राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा करना।
अगर हम किसी संगठन, किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव कर लेते हैं तो हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं, हमारे हितों की रक्षा बदल जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? हमें अधिवेशन कराना है, किसी नेता को पकड़ के जाना है, उनसे कहना है कि छुट्टी दिला दो, और फिर नेतागण जो है अपने सुविधा अनुसार, अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान के अनुसार हमारा यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी ओर से अब पहल शुरू हुई कि हम सीधे अपने विभागीय अधिकारी से मिले। हमने कहा भाई हम लगातार इतने संगठन से लगातार हैं, हम किसी नेता को लेकर नहीं आए हैं, आपको हमें अवकाश देना पड़ेगा, आप इसके लिए अधिकृत हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अवकाश देने की परंपराएं स्वीकृत हुई। पहली बार अवकाश लेकर गढ़वाल मंडल का अधिवेशन हुआ, कुआं मंडल का अधिवेशन हुआ, जिलों में अधिवेशन हो रहे हैं, भले यद्यपि जिलों में पिछली बार भी यहाँ पर अधिवेशन अवकाश के लिए हुआ था। तो इस प्रक्रिया में हमारा अधिवेशन आ रखा है। दूसरी बात हमारी यहाँ पर है, लगातार शिक्षक संगठन के माध्यम से इन बातों को उठा रहे हैं। आज लगातार हम अपने अधिवेशन में कह रहे थे कि कहीं पर भी हमारी ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, नियुक्तियाँ हो, कहीं पर भी हो, इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया सबसे जरूरी है। तो लगातार मांग करते, पिछली बार भी जब हम जो है पिछले माह जब हम गए थे तब भी हमने यह मांग रखी थी कि भी वहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया हो। तो विभाग ने इस बात को स्वीकार किया। आज सभी को कहीं दिक्कत नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ विभाग जो है ट्रांसफर में काउंसलिंग हो रहे हैं। अन्यथा हमारे शिक्षकों को कभी सुगम में आने का मौका नहीं मिलता था। आज 10 साल पुराने रजिस्टर उठा के देख लीजिए, दुर्गम में जितने भी शिक्षक हैं, ऐसी शिक्षक मिलेंगे जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती है। तो काउंसलिंग का यह लाभ मिला। अगली बात जो है, ये मामले प्रिंसिपल की लगातार पोस्टें हुई हैं, तो उसमें देखा आपने कि लगातार ज्यों ही इसको हम भी एक साजिश के रूप में देख रहे थे। लगातार 2012 से हमारे प्रमोशन रुके हुए थे। जो लोग प्रमोशन के मुहाने पर खड़े थे, अचानक रोक दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, अब जो है सार्वजनिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2012 से ज्यों ही अब जो है हमारे लोगों की प्रमोशन की बारी आ गई, विभाग में अंदर देखा गया कि अगर अब प्रमोशन होते हैं तो बड़ी लिस्टें इनकी आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है, अब यहाँ से नहीं आओगे, दूसरा रास्ता खोल दिया गया है। अब ओपन मेरिट का नहीं तो आज तक 24 साल इस राज्य को बने हुए हो गए थे, आपने आज तक क्यों नहीं किए ओपन मेरिट की आपने? तो लगातार सरकार भी इसमें, क्योंकि अगर सीनियरिटी अगर चली आ रही थी तो इसमें बड़ी संख्या में SC के टीचर सीनियरिटी में प्रमोशन में आ रहे थे, क्योंकि 2012 से प्रमोशन रुके हुए थे। अगर 250 की शिक्षकों की भी आ रही थी, उसमें 100 से अधिक शिक्षक SC ST के आ रहे थे। तो इसको इस तरीके से ले लिया गया, इसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। इनकी बाध्यताओं को 2 तरीके से तोड़ा गया। पहले हमारे डिसीजन में आया था, शिक्षक अर्षण की ओर से नंदकिशोर टमटा जी को अधिकृत किया गया था, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को परमिशन हमारे आदेश पर दी गई है। नॉन बीएड को परमिशन पर आदेश और बाकी अन्य सुविधाओं के लिए कोर्ट में डेट लगी हुई है। ये मामले दिए गए हैं। रोस्टर का मामला शिक्षक अर्षण के माध्यम से यहाँ पर उठाया गया है। ये हमारी, और बाकी इसके अतिरिक्त यह प्रयास किया जाएगा कि पूरा संगठन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है, संगठन में एक वित्त का मामला काजल की कोठरी के समान होता है। तो हमारा उद्देश्य है हर चीज पारदर्शिता के साथ हो, आय व्यय का पूरा विवरण पारदर्शिता के साथ हो, सदस्यों की सूचनाएं से हमारी ओर से सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने अपने जिलों में शिक्षकों की सदस्यता सूचियां अपने जिलों में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम बड़े बड़े आदेश डालते हैं तो उसको क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो ये भी पूरी आय व्यय की और सदस्यों की सूची व्हाट्सएप में आए सामान्य रूप से है। और लगातार इस कार्यकारिणी ने 2022 से लेकर 23 तक बिना किसी पैसे के, 1 पैसा खाते में नहीं था, उसके बाद भी अपने बल पर, अपने जो है खर्च के बल पर रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, अधिवेशन करा रखे हैं, और यातायात जितने भी व्यय कर रखे हैं इस पर कर रखा है, भले अब पैसा आ गया है इस वर्ष। तो ये स्थितियां लगातार हैं और शिक्षक संगठन हमारे लगातार कार्य करने के। अब हमें जो है ये केवल संगठन बनाने के लिए नहीं, हमारे पास चुनौतियां बहुत हैं। अभी आप 3-4 दिन पहले एक आदेश देख रहे थे, उसमें कह रखा है कि उपनल द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं, अब कोर्ट ने कह रखा है कि उनको नियमितीकरण कर देंगे। सरकार अब उन्होंने कहा 10 साल हो गया, अब इनको नियमित कर दो। लेकिन जब कोर्ट में जब उपनल से कर्मचारियों आउटसोर्सिंग से भर्ती का मामला आया था, तब हमने लेटर दिया था कि यहाँ उपनल और आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने तब कहा था इनको किसी भी हाल में परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये अस्थायी पद है, इनमें नहीं किया जा सकता है। तो उसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नियुक्तियां कर दी गई। लेकिन आज अब कोर्ट कह रहा मान्यता के आधार पर इनको स्थायीकरण कर दिया जाए। अब हमारी चुनौती क्या है? चुनौती हमारी है कि आप इनको ठीक है परमानेंट कीजिए, लेकिन परमानेंट से पहले हमारा तय कोटा तय होना चाहिए, तब जाके आप इसको परमानेंट करेंगे। इसके साथ ही प्रतिनिधित्व का मामला है। आज विभागीय उच्च स्तर पर दिख रहे इक्के दुक्के प्रमोशन में जो है कहीं पर भी उच्च स्तर पर पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई विभागों में RTI लगाया गया है, वहाँ पर 1-2% हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। और सरकार ने कहीं पर जो है कोर्ट ने कतई भी उस पर रोक नहीं लगाई गई है। प्रतिनिधित्व का अर्थ है केवल नियुक्ति स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व का अर्थ है हर स्तर पर प्रतिनिधित्व। नेता भी इसके लिए जो है, राजनीतिक दल भी इसका पालन करते हैं। क्या कैबिनेट में लिखा गया है कि कैबिनेट में हर मंत्री 80 के होने चाहिए?
लेकिन हम जब भी देखते हैं यहाँ पे जिस भी दल की सरकार होती है हर बार 80 का 2 कैबिनेट मंत्री तय कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है कैबिनेट में। लेकिन यही स्थिति है कि अगर जो है ऐसा नहीं है तो सेवाओं में भी जो है हर स्तर पर प्रतिनिधित्व के आकार को आप संकीर्णता के आधार पर नहीं देख सकते हैं। हमारी योजना है कि अपने स्तर पर ठीक है, आप जो है 2000 यहाँ से लेके अगर 12 से लेकर 10 सालों में भी आज 14 सालों में आपने अगर इस पॉलिसी को आंकड़ों को ओपन नहीं कर रखा, हम अपने स्तर से आंकड़े जुटाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। इस बात का भी हमें दुख है 117वां संविधान संशोधन विधेयक विगत सरकार ने पिछले 10 साल में राज्यसभा से पास होने के बाद भी एक बार भी वहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया है। इस बात का भी जो है हमें निराशा है, इसके लिए लगातार हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसीलिए जो है और बच्चों की स्थितियां देख रहे हैं, आप छात्रवृत्तियों की स्थितियां दे रहे हैं, स्कूलों की स्थितियां देख रहे हैं, इस बात के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी अधिक वक्ता भी हैं, इतनी बातें रखना मैं जरूरी भी समझ रहा था सभी शिक्षक साथियों के समक्ष। तो इसके चलते और अंत में मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनसे हम आज इस बात का अनुरोध भी करते हैं, अभी हमारी ओर से ज्ञापन भी दिया जाना है और भविष्य में भी हम उन्हें इस प्रकार से जो है अपने ज्ञापन भी देंगे, उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि हमारे इन प्रश्नों को उठाएं। और मुझे इस बात की खुशी है आपकी दोनों की विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा है। जैसे हम हमारे सामाजिक न्याय के 2 महापुरुषों को यहाँ पर स्थापित करने में, उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हों या माननीय विधायक जी हों, दोनों हमारे जो आइकॉन महापुरुष हैं उनको स्थापित करने में हमारे लिए वो केवल हम मूर्ति पूजा इस पर विश्वास नहीं, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमारा बार बार उनका स्मरण हमें याद दिलाता है कि हमें कहाँ के लिए काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, हमें वो स्मरण दिलाते रहता है। तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के शानदार आयोजन के लिए अल्मोड़ा जिला कार्यकारिणी को, जो यहाँ की एक बहुत अनुभवी जिला कार्यकारिणी रही है, लंबे समय से आपके पास अच्छा कार्य करने का अनुभव रहा है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यकारिणी में संचालन कर रहे माननीय सुंदरलाल आर्य जी का, आपके बारे में आप तो यहाँ अल्मोड़ा में बहुत अच्छे कार्य आप लोगों ने किए हैं। आपके द्वारा जो बात अभी मैं देख रहा था कि आपने स्थायी कार्यकाल जो है कार्यालय की मांग उठा रखी है, तो इसी कार्यालय की पीड़ा को आपसे कौन समझ सकता है कि आपने जब से शिक्षा संघ की स्थापना हुई है तब से अपना निजी आवास कार्यालय के लिए उपलब्ध दिया है। आपके लिए हम इसके लिए पूरे बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपकी ओर से ही जो है ज्ञापन भी आया है माननीय मंत्री जो है विधायक जी के लिए कि हमें उपलब्ध कराने का कृपा करें करके। तो अन्य में और पूरे इस शानदार आयोजन के लिए मैं अगर इसमें कहीं कोई कमियां रह गई हैं, कहीं कोई बात छूट गई है, तो इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पुनः हम जो है शिक्षक संगठन, कोई भी संगठन होता है मात्र एक दिन की उपस्थिति से नहीं, संगठन जो है हमेशा जीवित रहने, जागरूक होने और रेगुलरिटी के साथ उसमें कार्य करने से ही आगे संचालित होते हैं। हम सभी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा केवल संगठन नहीं बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।